हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। एक नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल, एनिमल सेल, अगर ध्यान हो आपको, आपने बुक में देखा होगा रॉबर्ट हुक, जिसने पहली बार एक सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने एनिमल सेल की जब बात करते हैं तो उसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती है, बट शुरुआत जब करते हैं तो आप देखें, अगर डायग्राम बनाना चाहें तो आप इसको देखकर बना भी सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले एक आउटर लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन जो है ये एक सेल की बाउंड्री है। इसके अंदर सारे साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स आर इनसाइड द सेल वॉल, सब कुछ इस मेम्ब्रेन है इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आउटर लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे मिडिल में एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस केंद्रिका हिंदी में, ये केंद्रक, ये केंद्रिका, और ये सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियस और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड भरा हुआ है पूरा। इट्स फिल्ड बाय अ थिक लिक्विड विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ये पूरा, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। फिर इसके कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका सबका अपना वर्क है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं वो एक है माइटोकॉन्ड्रिया। नेम इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि जो सारी एनर्जी जो जनरेट हो रही है, बन रही है वो सेल की, वो कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, इसीलिए इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। फिर इसके बाद इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कई जगह होते हैं, पूरे सेल में कई जगह बने होते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, रॉड लाइक हो सकते हैं, थोड़े ब्रांचेस टाइप में दिखाई दे सकते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनके ऊपर कुछ जगह राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम, अब इफ यू सी, अगर हम देखें तो इन दोनों में एक डिफरेंस नजर आ रहा है। राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो ये थोड़ा सा रफ लगता है, और राइबोसोम नहीं है तो ये थोड़ा स्मूथ लगता है। तो इसीलिए इस जो नेम है वो दो अलग अलग हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ, शॉर्ट में इसको हम ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। इसी के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, शेप, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। दीज आर लाइसोसोम। लाइसोसोम इज फिल्ड बाय अ डाइजेस्टिव लिक्विड, जो डाइजेशन में काम आता है। और कोई भी जो फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर, इस सेल के अंदर आएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए काम करेगा कौन? लाइसोसोम। इसके अलावा कुछ इसमें
सेंट्रियोल्स होते हैं, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस जो होता है, यहाँ जो भी एंजाइम प्रोटीन जो भी बनेगा उसको पैकेज बनाने का काम करता है गोल्गी एपरेटस। तो ये उसको पैकेट करने का काम करता है। राइबोसोम यहाँ पर जो होता है, ये राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। सॉरी, नेम इसका है राइबोसोम। जो काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। न्यूक्लियस के अंदर जो सेंट्रियोल हमारे न्यूक्लियोलस होता है, तो यहाँ हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको क्रोमेटिन भी कहते हैं, क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो, तब उनको अपन क्रोमेटिन कहते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स हैं, इनका जो वर्क है वो सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेंट्रियोल्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा हम याद रखें तो इसकी स्ट्रक्चर भी बन जाती है और ये इसके नेम्स भी याद हो जाते हैं और स्ट्रक्चर को समझाना बड़ा आसान हो जाता है। कुछ सेल में वैक्यूल भी दिखाया जाता है, वैक्यूल, लेकिन एनिमल सेल में जरूरी नहीं है कि वैक्यूल हो। ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल। तो ये इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें होती हैं और इनको हम याद आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर अगर देखें, सबसे बाहर इसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे वो सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। इसके अंदर बीच में है न्यूक्लियस हमारा। न्यूक्लियस के अंदर जो आप न्यूक्लियस समझ भी सकते हैं, इस पूरी सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस के। इसके अंदर ही एक पार्ट है छोटा सा जिसमें हमारा डीएनए या हम कह सकते हैं क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो यहाँ होता है, जिसको अपन न्यूक्लियोलस कहते हैं। डार्क स्ट्रक्चर होती है। यहाँ एक गोल्गी एपरेटस है जो यहाँ बनने वाले सभी लिक्विड्स को पैकेट्स में पैकेजिंग का काम कर रहा है, उनको पैकेट बनाने का काम कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ मिल रही है, ये इसकी स्ट्रक्चर को बनाने का काम कर रही है। और इसके अंदर ये दो तरह के हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर हमारे। अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको हम रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, अगर नहीं है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सेंट्रियोल्स होते हैं दो जो सेल डिवीजन के समय इसमें काम आते हैं। लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर होती है विच है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये सेल में जो भी फूड पार्टिकल्स है उसका डाइजेशन करने का काम लाइसोसोम करता है और इस सेल को पूरा शेप देने का काम हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है पूरा, ये हमारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। और अगर हम बात करें इस पूरे की जिसमें न्यूक्लियस भी इंक्लूड है तो फिर हम इसको पूरे को प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। तो ये कभी कभी डिफरेंस हो जाता है, हम पूछ लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस इंक्लूड है यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है वो सब प्रोटोप्लाज्म है। और अगर हम न्यूक्लियस को बाहर निकाल देते हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा हुआ है, तो फिर वो साइटोप्लाज्म है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बोलने में कभी आ जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने कहा, यहाँ पे एनर्जी सिंथेसिस सारी यहाँ होती है, इसीलिए सेल का पावर हाउस है जो यहाँ पर काम कर रहा है ये बनाने का। तो ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, मुझे लगता है इसको देखकर आप बना भी सकते हैं और ये नेम आप बड़ी आसानी से याद भी कर सकते हैं।